नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। मोदी सरकार ने बदले पेंशन के नियम, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। बीते कुछ दिनों में मोदी सरकार ने पेंशन से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं। हाल ही में सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम से जुड़े कुछ सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने की छूट दे दी है। जी हां दोस्तों, वहीं अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के पेंशन धारकों के लिए भी एक खास बदलाव किया गया है। सरकार के इस फैसले से करीब 6 लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस खास बदलाव के बारे में। दरअसल हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के बाद अब EPFO पेंशन धारकों को फुल पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का ये फैसला उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो रिटायरमेंट के वक्त पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प चुनते हैं। यहाँ बता दें कि पेंशन कम्यूटेशन के तहत EPFO रिटायर्ड कर्मचारियों की 15 साल की पेंशन का 1/3 हिस्सा काटकर उसे एक मुश्त दे देता है। पेंशन धारक 15 साल बाद दोबारा अपनी मासिक पूरी रकम पाने का हकदार हो जाता है। आसान भाषा में समझें तो अब जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2005 को रिटायर हुआ है, वह 15 साल बाद यानी 1 अप्रैल 2020 से अधिक पेंशन पाने का हकदार है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये व्यवस्था लागू हो रही है। साल 2009 से पहले रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि प्राप्त करने की सुविधा थी। हालांकि इसके बाद EPFO ने 2009 में इस प्रावधान को वापस ले लिया था। वहीं अगस्त 2019 को EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने एक बार फिर पेंशन कम्प्यूटेशन प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब इसी आदेश को लेकर मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है। बहरहाल इस फैसले से लगभग 6.5 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलने वाला है। साथ ही पेंशनर्स को लेकर एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आने वाली है जेब में पेंशन। लाखों पेंशनर्स को अक्टूबर से मिलेगा सरकार के बदले पेंशन नियम का फायदा। जी हां दोस्तों, अक्टूबर से सरकार की तरफ से पेंशन नियम का फायदा सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलने वाला है। EPS पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है, उनके लिए ज़्यादा पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने 15 साल बाद पूरी पेंशन का प्रावधान शुरू किया है। जी हां, अंग्रेजी के बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के बाद इस नियम के तहत अब अगले महीने या अक्टूबर में इस नियम के तहत अब अगले महीने या अक्टूबर से पेंशन मिलने लगेगी। आपको बता दें कि इस नियम को 2009 में वापस ले लिया गया था। यह ऑप्शन चुनने वालों को पूरी पेंशन कुछ समय बाद बहाल की जाती है। इस मामले में यह अवधि 15 साल की है। सरकार ने पूरी पेंशन बहाल करने का नोटिफिकेशन फरवरी में ही जारी कर दिया था। इस कदम से हर महीने 6,30,000 पेंशन भोगियों को फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये नियम? कर्मचारी पेंशन स्कीम EPS के नियमों के अनुसार 26 सितंबर 2008 के पहले रिटायर हुए EPFO मेंबर अपनी पेंशन का अधिकतम 1/3 एक मुश्त यानी कम्यूटेड पेंशन के तौर पर पा सकते हैं। जी हाँ सरकार पर पड़ेगा 1500 करोड़ रुपए का बोझ। ET की खबर के मुताबिक सरकार पर इस 1500 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। स्कीम के लिए नोटिफिकेशन फरवरी में जारी कर दिया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में बदलाव करने में कुछ महीने लग गए। अब सरकार पूरी पेंशन देने के लिए तैयार है। PF खाता धारकों को अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन की जो रकम प्रति महीने पाने के हकदार हैं, उसमें से एक निश्चित राशि अगर एडवांस में एक मुश्त निकालते हैं तो उससे पेंशन का कम्यूटेशन कहते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर, जो पेंशनर के लिए एक और अच्छी खबर है। PM मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बदलाव कर उन्हें बड़ी राहत देने का काम किया है। सरकार की ओर से किए गए नियमों में बदलाव अब किसी भी कर्मचारी की आकस्मिक मौत होने पर उनके आश्रितों या परिजनों को प्रोविजनल पेंशन मिलने में देर नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 80A के अंतर्गत कुछ प्रावधानों में ढील दी गई है, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के आश्रितों या फिर उनके परिजनों को प्रोविजनल पेंशन पाने के लिए दावा करते समय किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सरकार के इस कदम से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। पेंशन नियमों में कितना किया गया है बदलाव, जानिए विस्तार से। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक लागू नियमों के अनुसार किसी संबंधित कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में तत्काल फैमिली पेंशन शुरू कराने के लिए फॉर्म 14 के साथ डेथ सर्टिफिकेट और बैंक संबंधी ब्यौरा जमा कराना पड़ता है। इन दस्तावेजों पर यदि मुख्यालय
को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है तो फैमिली पेंशन उसी समय जारी कर दी जाती है। सरकार ने फैमिली पेंशन जारी के नियमों में ढील देने का काम किया है। साथ ही ग्रेजुटी नियमों में नहीं किया गया है कोई भी परिवर्तन। जी हां, हालांकि कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में ग्रेजुटी जारी किए जाने के नियम में फिलहाल किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इस नियम के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की प्रोविजनल पेंशन ज़्यादा बन गई है तो बाद में इस राशि को मृत्यु ग्रेजुटी से मिलने वाली रकम से काटकर समायोजित कर लिया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए अब ये नया नियम बनाया गया है कि यदि सेवा काल की अवधि में ही उनकी मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों परिजनों को प्रोविजनल पेंशन का तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। इस केस में फाइनल ऑपरेशनल कैजुअलिटी रिपोर्ट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही कर्मचारियों के परिजनों को कितना होगा फायदा, जान लीजिए इस वीडियो में। पूरे विस्तार से बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। सरकार के नए नियमों के अनुसार अब कर्मचारी के परिजनों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। किसी कर्मचारी का सेवा काल जितने भी समय का रहा हो, पेंशन के भुगतान में यह बात अब आड़े नहीं आएगी। पेंशन की राशि जारी होने के लिए अब सेवा की जांच जरूरी नहीं है। अभी तक केवल ग्रेजुटी के मामले में सेवा काल की जांच की जाती रही है। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी पर कुछ बकाया निकलता है तो वह राशि मृत्यु ग्रेजुटी से काट ली जाएगी। जी हां दोस्तों, मंजूर हुई पेंशन का भुगतान शुरू में कर्मचारी की मौत की तारीख से 6 महीने बाद तक जारी किया जाएगा। वेतन और लेखा विभाग की सलाह एवं कार्यालय प्रमुख की मंजूरी के बाद ही इस प्रकार की अंतरिम फैमिली पेंशन की अवधि को एक बार में 6 महीने से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल क्या है ये नई व्यवस्था? सिविल सर्विसेज कोड CCS के अनुसार मौजूदा नियम यह है कि सेवा काल के दौरान यदि किसी शासकीय कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी या परिजन को उसकी पेंशन की राशि एवं डेथ ग्रेजुटी की राशि प्रदान की जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे में मृतक के परिजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विभाग का प्रमुख प्रोविजनल पेंशन के भुगतान को स्वीकृत करना है। नियम 80A के अंतर्गत विभाग प्रमुख लेखा एवं भुगतान शाखा के पास उस प्रकरण को भेजता है। यहाँ आवेदक से कई प्रकार के कागजात मांगे जाते हैं। इन्हें जुटाना मुश्किल होता है। यदि इन्हें पेश कर भी दिया जाए तो भी पैसा मिलने में लंबा समय लग जाता है। चूंकि इन प्रकरणों की अधिकता होती है, ऐसे में इनके निपटारे में वक्त लग जाता है। अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि नियम 54(2) CCS पेंशन नियम के तहत पेंशन की राशि उसे भी दे दी जाएगी जिसकी सेवा की अवधि 1 साल से भी कम है। राजस्थान में कई जिलों में आज हो सकती है झमाझम बारिश। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बने सिस्टम के कारण 11 सितंबर तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को भी कई संभागों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना जताई है। खास तौर पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने किसी भी जगह के लिए अलर्ट जारी नहीं किया है, यानी भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बने सिस्टम के कारण 11 सितंबर तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। 17 सितंबर से प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो सकता है। बता दें कि सोमवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश का दौर देखने को मिला था। सबसे ज़्यादा अलवर जिले में बारिश हुई थी। यहाँ 2 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि उदयपुर में 38 मिलीमीटर और जयपुर में 37 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बांसवाड़ा, बनस्थली और भीलवाड़ा में बारिश का रिकॉर्ड किया गया। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बोली ये बड़ी बात। जी हां, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार को GDP, विकास दर, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारियों, बेरोजगारी के मुद्दे पर निरंतर घेर रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमी को लेकर सरकार के ऊपर तीखी टिप्पणियां भी की हैं। राहुल गांधी अब मोदी सरकार के द्वारा सरकारी कंपनियों के विनिवेश के मुद्दे पर आक्रामक हो गए हैं।
अपने हालिया ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पे रखकर LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि नोटबंदी से गरीब किसान, असंगठित मजदूरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मोदी जी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत है। उन्होंने कहा था कि जो पास 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था उसका एक भयानक परिणाम 31 अगस्त 2020 को भी सामने आया है। उन्होंने नोटबंदी को लेकर कहा था कि यह देश के गरीब किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार पर हमला था। नोटबंदी देश की असंगठित इकोनॉमी पर आक्रमण था। साथ ही बढ़ते आज की एक और बड़ी खबर की ओर। SBI के ATM कार्ड में आया नया सेफ्टी फीचर, धोखाधड़ी का तुरंत लग सकता है पता, ऐसे करा सकेंगे कार्ड ब्लॉक। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को ATM फ्रॉड के बारे में अलर्ट करने के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है। अब जब भी बैंक को आपके खाते के लिए बैलेंस पूछताछ या मिनी स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट प्राप्त होगी तो तुरंत बैंक की ओर से एक SMS ग्राहक के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। बैंक का कहना है कि धोखेबाज आपके अकाउंट का बैलेंस पता करने के लिए ऐसा करते हैं। इससे ये लाभ होगा कि अगर ग्राहक द्वारा रिक्वेस्ट किए बिना ही उसे बैलेंस पूछताछ या मिनी स्टेटमेंट का मैसेज आएगा तो वह अपना ATM कम डेबिट कार्ड तुरंत ब्लॉक करा सकते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने ग्राहकों की पैसों की सुरक्षा के लिए फीचर लॉन्च किया है। SBI की यह सुविधा इसके ग्राहकों को देश में तेजी से बढ़ते ATM धोखाधड़ी के मामले से बचने में मदद करेगी। SBI के ग्राहक कस्टमर केयर पर कॉल करके, नेट बैंकिंग के माध्यम से और SBI क्विक ऐप के जरिए अपने ATM कम डेबिट कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। राम मंदिर पर बड़ी खबर, शुरू हुई खुदाई, निर्माण कार्य के गवाह बने ये कई सारे लोग। बहुप्रतीक्षित अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कामकाज आज से विधिवत शुरू हो गया है। आज सुबह से यहां पर मंदिर निर्माण के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के मुताबिक भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा तथा अन्य पदाधिकारी भी ऐतिहासिक पल के गवाह बने। यहाँ पर मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी लार्सन एंड टूब्रो को दिया गया है। इंजीनियरों ने नक्शे के अनुसार काम शुरू कर दिया है। न्यास के अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में 100 मीटर गहराई तक कुएं खोदने की तरह खुदाई होगी। इसके बाद फिर इसे 200 मीटर गहराई तक खोदा जाएगा। आखिरी तल में खंभों का चेरस आधार भी बनाया जाएगा। 2 मंजिला मंदिर बनाने के लिए गड्ढों की खुदाई काफ़ी गहरी की जाएगी। इसके लिए कई JCB मशीनें लाई गई हैं। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा कल ही अयोध्या पहुंचे थे। वह 2 दिन तक निर्माण गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और न्यास के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोने की वायदा कीमतों में देखी जा रही गिरावट, चांदी भी टूटी। जानिए आज का सोने चांदी का भाव। घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतों में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई है। MCX पर मंगलवार सुबह 9 बजे अक्टूबर वायदे का सोने का भाव 262 रुपये की गिरावट के साथ 50,803 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा दिसंबर वायदे का सोने का भाव इस समय MCX पर 222 रुपये की गिरावट के साथ 51,022 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया है। सोने की वैश्विक हाजिर कीमत में भी मंगलवार सुबह गिरावट दर्ज की गई। दिसंबर वायदे का सोने का भाव इस समय MCX पर 222 रुपये की गिरावट के साथ 51,022 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 24 घंटे में करीब 91,000 पॉजिटिव संक्रमितों का आंकड़ा 42.80 लाख से ज़्यादा हुआ। देश में कोरोना की विकरालता थमने का नाम नहीं ले रही है और इसके प्रकोप के बढ़ते रफ्तार का अंदाज़ा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2 दिनों से लगातार 90,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात ये भी है कि इस बीमारी से निजात पाने वालों की संख्या भी करीब 70,000 अथवा इससे अधिक के औसत पर बनी हुई है।
इससे पहले रविवार को देश भर में कोरोना संक्रमण के 90,632 मामले आए थे। संक्रमितों की संख्या 42 लाख से अधिक होने के बाद इस महामारी से प्रभावित देशों की सूची में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा अभी भी 64,66,756 पर पहुंच गया है, जबकि तीसरे स्थान पर ब्राज़ील में यह संख्या 41,37,606 है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 90,802 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 69,564 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 1,016 संक्रमितों की मौत हुई। देश में सक्रिय मामले 20.99% और रोग मुक्त होने वालों की दर 77.31% है, जबकि मृत्यु दर 1.70% है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।